Okay. Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 12th क्लास के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और इस लेक्चर में हम एक एक करके सब कुछ कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, अगेन फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। एंड देन गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्म का स्ट्रक्चर एंड ओवम का स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा हमको क्या समझना पड़ेगा, फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने आपको एंडोक्राइन में गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गोनेड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में सारा कुछ बेसिक सिखाया हुआ है। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी आपने स्टार्टिंग में सारे बेसिक्स सीखे हुए हैं। बट स्टिल अगर कोई बच्चा यहीं से डायरेक्ट इसी टॉपिक को कंप्लीटली समझना चाहता है और यहीं से लेक्चर लगाना शुरू कर रहा है, तो मैं एक बार से सारे बेसिक्स कवर करूंगी। एंड ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो भी 11th क्लास का स्टूडेंट है या रिपीटर का स्टूडेंट है, उसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको ये चीजें वापस से बार बार रिवाइज भी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा और अच्छे से सुनते रहेंगे। क्लास में जितनी चीजें याद है वो मेमोराइज करते रहेंगे और जो नहीं याद है, आपके लिए न्यू है, वो आप आराम से समझते रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गैमेटो, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हमेशा आपको क्या बताया, जेनेसिस मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन, या फिर किसी चीज का सिंथेसिस, किसी चीज का सिंथेसिस या किसी चीज के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जेनेसिस। ठीक है, अब यहां पर किसकी जेनेसिस की बात हो रही है, गैमीट के जेनेसिस की बात हो रही है। किसकी, गैमीट की। और बेटा गैमीट को ही अपन क्या कह सकते हैं, जर्म सेल। तो जर्म सेल या गैमीट के फॉर्मेशन या सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसा एक डायग्राम भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस की लोकेशन क्या है। व्हाट इज द साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, याद करो लोकेशन हम कितनी बार बात कर चुके हैं। साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस क्या होती है बेटा, गोनड्स। क्या होती है, गोनड्स। गोनड्स को याद करो हम एक और क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द गोनड, जो कि मेल में क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज। इसी गोनड्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। यानी गैमेटोजेनेसिस इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज अ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट काम होता है गैमेटोजेनेसिस करना। इनफैक्ट बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दिस इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है गैमीट बनाना, जर्म सेल बनाना। बिकॉज बेटा यही गैमीट के फ्यूजन से तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्राइमरी फंक्शन कहां पे होता है, गोनड में, और इसीलिए तो हमने गोनड को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा है। क्योंकि याद करो मैंने आपको सिखाया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गन्स को, सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें से एक ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, और बाकी सारे ऑर्गन्स को हम किस में रख देते हैं, सेकेंडरी, यानी कि एसेसरी, हेल्पफुल, जो हेल्प करते हैं उन सेक्स ऑर्गन्स को हम अलग कर देते हैं। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही अपन ने क्या नाम दिया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही अपन ने कहा था गोनड्स। ये सब चीजें अब आपको अच्छे से याद हो चुकी हैं। और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, गोनड को प्राइमरी हमने क्यों कहा था, क्योंकि यहां पर दो प्राइमरी काम होते हैं। क्या क्या प्राइमरी काम होता है यहां पर, एक तो गैमेटोजेनेसिस यहां पर होता है, एंड सेकेंड इज द सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स कहां से होते हैं बेटा, गोनड्स से। और ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं गोनड्स के, जिसलिए हमने गोनड्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा है। तो गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन गोनड्स व्हिच आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वेयर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्स प्लेस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मेल्स में होगी और फीमेल्स में होगी, और हम इनको कैसे नाम दे देंगे, मेल गोनड मेल में अलग होगा, फीमेल में गोनड अलग होगा। मेल में क्या होता है बेटा, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, याद करो क्या कहते हैं, पेयर ऑफ
टेस्टेस। और फीमेल में क्या होता है, अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये गोनट क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है, तो मेल की बॉडी में बेटा टेस्टिस के अंदर मेल का गैमेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस में क्या होगा, मेल का गैमेटोजेनेसिस होगा, और उस गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, किस चीज का बनना, स्पर्म का बनना। किस चीज का बनना, स्पर्म का बनना। बिकॉज बेटा स्पर्म इज द मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमीट का बनना, और मेल गैमीट का नाम है स्पर्म सेल, और इसीलिए मेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली ओवरीज में जो फीमेल गैमेटोजेनेसिस होता है, फीमेल की ओवरीज में फीमेल का गैमेटोजेनेसिस होगा, इसको कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं, oogenesis। oogenesis में फीमेल का गैमीट बनेगा, बिकॉज एग और ओवम is the फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेटोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमीट का बनना। फीमेल गैमीट है एग या ओवम, इसीलिए फीमेल गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं oogenesis। सो वन बाय वन हमको क्या पढ़ना है, एक बार हमको ये स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, और एक बार हमको ये oogenesis पढ़ना है। ये मैंने आपको सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड व्हाट डू वी हैव टू रीड इन दिस गैमेटोजेनेसिस। हम इसको एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस और एक बार oogenesis के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, Let's start with the first topic, that is spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस को तोड़ो, स्पर्म का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस इज द मेल, ये मेल का साइन है, मेल गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेटोजेनेसिस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी मेल के गैमीट बनने को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोजेनेसिस। एंड बेटा मेल का गैमीट क्या होता है, मेल का गैमीट इज स्पर्म। बेटा स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। आप स्पर्म कहो या स्पर्मेटोजोआ कहो, एक ही बात है। मेल गैमीट स्पर्म होता है, यानी मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ होता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ एक ही बात है। एंड ऑफ कोर्स बेटा ये जो मेल गैमीट बनता है, यानी जो स्पर्म बनती है, ये कैसी सेल होगी, हैप्लॉइड सेल होगी। इसकी प्लॉइडी हम कितनी रखेंगे, n रखेंगे। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब दो सेट क्रोमोसोम्स के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम प्लॉइडी रखते हैं n, क्योंकि हमने करना क्या है, हम चाहते हैं स्पर्म बन जाए मेल गैमीट n और फीमेल गैमीट एग बन जाए n, और फिर इन दोनों का फ्यूजन हो तो फर्टिलाइजेशन होगी। फ्यूजन को क्या बोलेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से फिर कैसी सेल बन जाएगी, 2n। जिस फर्स्ट सेल को आप क्या कहते हो, जाइगोट कहते हो, 2n यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, बट ये हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल मिलके क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं, डिप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, सो डिप्लॉइड सेल बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि ह्यूमंस डिप्लॉइड होते हैं, उनकी सारी सोमैटिक सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। अब यही डिप्लॉइड सेल माइटोसिस कर करके डिवाइड करके पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी फॉर्म करेगी। इसके लिए गैमीट्स को 2n नहीं रख सकते, n करना पड़ता है, हैप्लॉइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्पर्म सेल क्या है बेटा, हैप्लॉइड सेल है, इसकी प्लॉइडी n है, यानी कि हम क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट रखते हैं इसमें। स्पर्म का ही दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ, ये है मेल गैमीट। मेल गैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमीट का जेनेसिस, यानी स्पर्म का जेनेसिस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, मेल गैमेटोजेनेसिस होता है, कहां पर होता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। लोकेशन अब बताओ क्या हो जाएगी, लोकेशन इज टेस्टिस। कहां पर होगी बेटा, टेस्टिस। और इसी का प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगी। ठीक, अब फटाफट से याद करो कि मैम ने ऐसा कुछ सिखाया था कि टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, अराउंड 250, और उसके अंदर 1 या 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये हमने बना ली मान लो 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड जल्दी से याद करो, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मैंने बताया था तुमको ऐसे कुछ सेल्स होती हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसी के अंदर स्पर्म बनते हैं। तो बेटा लोकेशन टेस्टिस तो हुई, और टेस्टिस के अंदर भी क्या, सेमिनिफेरस
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनता है. सो द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑफ कोर्स टेस्टिस, ऑफ कोर्स गोनाड्स, बट गोनाड्स में भी और स्पेसिफिकली क्या बोल सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अब ये बात करते हैं कि चलो लोकेशन हो गई, मेल गैमेटोजेनेसिस को कहते हैं. अगली बात करते हैं स्टार्ट कब होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है. दिस स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी. कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होता है. यानी कि जब 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज आ जाती है, उसके बाद मेल्स में, उनके गोनड्स में, टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है. एंड फटाफट से याद करो, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जो लाइनिंग में मैंने सेल्स बनाई थी, इन सेल्स का नाम क्या रखा था बेटा, याद करो, हमने इसको क्या कहा था आज तक, जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसको हम और क्या कहते हैं, लार्ज राउंड सेल्स कहते हैं, लार्ज राउंड सेल्स. ठीक है, और बेटा इसी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, मियोसिस. मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, जल्दी से सब कुछ रिवाइज करा रही हूं अभी तुम्हें मैं. मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन. कैसा डिवीजन होता है, ये तुमने 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन. इसमें होता क्या है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल है 2n, उससे अब n सेल्स बन जाएंगी, मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रिड्यूस कर गया, इसीलिए हमने इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला है. तो जर्मिनल एपिथेलियम में मियोसिस करके क्या बन जाएगा बेटा, स्पर्म, जो कि n होता है, यानी स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे बहुत सारे. ठीक है, अब यानी कि मियोसिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है वो किन सेल से हो रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम से, जो कि क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इन्हीं को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, लार्ज राउंड सेल्स. मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको लार्ज राउंड सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेटा क्यूबॉइडल सेल्स हैं. एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर दोगे तो राउंड राउंड सी सेल दिखाई देने लग जाएंगे. तो ये जर्मिनल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लार्ज राउंड सेल ही तो स्पर्म की मदर का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, यही कर रही है. यानी कि आप इसी एपिथेलियम को क्या कह सकते हो, इसी एपिथेलियम को क्या कह सकते हो, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये क्या कहलाएगी बेटा, स्पर्म मदर सेल. ठीक है, स्पर्म मदर सेल, या इसको ही क्या कहते हैं, स्पर्म मदर सेल को ही क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि किसमें तो मियोसिस करके फाइनली ये जो प्यूबर्टी पे मेल गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, वो किस सेल में स्टार्ट हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया में. स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल है, 2n. यही जो जर्मिनल एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया है, जिसमें मियोसिस करके फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, स्पर्म मिल जाएगा. ठीक है, इतनी बात. अब देखो, ये जो फिर से स्पर्मेटोजेनेसिस इज द मेल गैमेटोजेनेसिस टेस्टिस में होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से होगा. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से होगा. एक दिन के अंदर, पर डे, एक दिन के अंदर बेटा 100 से 200, 100 to 200 मिलियंस स्पर्म, एक दिन के अंदर 100 से 200 मिलियन स्पर्म बनते हैं पर डे. ये ध्यान रखना है, कब, एक दिन में 100 से 200 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, हम इसका पूरा चार्ट देखने वाले हैं कि सारा काम हो कैसे रहा है. ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया ने टूट के इतना सारा काम कैसे किया. एक नई स्लाइड लेते हैं, इस पे बनाते हैं. देख, सबसे पहले बेटा लेट्स से यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी ना, ये वाली, इसकी एक सेल उठा लेते हैं. ठीक है, एक सेल उठा लेते हैं और मान लेते हैं ये है वो सेल, ये है वो सेल. थोड़ी सी छोटी सेल बना लेते हैं, ये है वो सेल बेटा. ये कौन सी सेल हो गई, स्पर्मेटोगोनिया. कौन सी सेल हो गई, स्पर्मेटोगोनिया. वही जो हम कह रहे हैं स्पर्म मदर सेल, जो हम कह रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और द लार्ज राउंड सेल, उसके एक सेल को हमने लिया. ठीक है, हमने बोला सबसे पहले तू बहुत
सारी सेल्स में डिवाइड कर ले ताकि सेल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी सेल्स में डिवाइड कर लिया और हमने अभी तक इसका नाम क्या रखा है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी तक हमने इसका नाम चेंज नहीं किया है, स्पर्मेटोगोनिया। आप डिटेल में जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो पढ़ोगे स्पर्मेटोगोनिया A B C करके होते हैं, पर अभी हम NCERT बेस्ड में जितना हमको नीट के पेपर में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने दोनों का नाम अभी स्पर्मेटोगोनिया तक ही याद किया, इससे ज्यादा नहीं याद किया, ठीक है। अब बेटा देखो, इसमें से जो सेल ऐसे साइज में ग्रो कर जाएगी उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो सेल है जिसके अंदर मियोसिस होगा और स्पर्म बनेगा, और इस सेल के अंदर पहली बार बेटा अब मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस। बेटा जो पहला आपको याद है ना, माइटोसिस तो एक बार में हो जाता है, बट जो मियोसिस होता है वो डिवाइडेड होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो अभी पहली बार मियोसिस किसने किया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने, ठीक है। तो इसमें कौन सा मियोसिस हो रहा होगा, ऑफ कोर्स मियोसिस 1। कौन सा मियोसिस हो रहा है, मियोसिस 1। और ध्यान करो कि मियोसिस में मियोसिस 1 के बाद एक सेल से कितनी सेल मिल जाती है, 2 सेल मिल जाती है। एक सेल से अपने को 2 सेल मिलती है, ठीक है। और अब जो तुमको 2 सेल मिली हैं इसका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तुम्हें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है। और अगर प्लॉइडी याद हो तो याद करो कि अच्छा चलो, स्पर्मेटोगोनिया क्या है बेटा, 2n है। अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा देखो कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये 2n है, यानी स्पर्मेटोगोनिया क्या है, 2n है। तो ये सेल 2n है। इस सेल ने सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया है, यानी अगर ये वाला स्पर्मेटोगोनिया 2n है तो ये वाला भी स्पर्मेटोगोनिया 2n है। ये सारी सेल्स 2n 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 सबकी सब 2n है, और इसने सिर्फ साइज में ग्रो किया है, कोई डिवीजन नहीं किया है। तो ये सेल भी क्या होगी बेटा, 2n होगी। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी क्या है, डिप्लॉइड, यानी 2n कंडीशन है, ठीक है। और मियोसिस 1 के बाद तुम याद करो 2n की कंडीशन क्या हो जाती है, n, ठीक है। प्लॉइडी हाफ हो जाती है क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, यानी दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, n है। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, 2, और उन दोनों की ही कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। और अब इसमें होगा बेटा मियोसिस 2। इसमें कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस 2। ये भी करेगा मियोसिस 2 और ये भी मियोसिस 2 करेगा, यानी कि ये मियोसिस 1 हो गया, एक सेल से 2 सेल, और ये हम कर रहे हैं मियोसिस 2, जिससे इन 2 सेल से 2 सेल बनेगी। इस एक सेल से 2 सेल बनेगी और इस एक सेल से 2 सेल बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 सेल और इस एक सेल से 2 सेल बना देंगे। और अगर तुमको अच्छे से याद हो, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में 2n से n हो जाता है और मियोसिस 2 में n का n ही रहता है, यानी मियोसिस 2 एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें n से n ही रह गया। तो ये चारों सेल आपको कौन सी मिलेंगी, हैप्लॉइड। कैसी मिलेंगी, हैप्लॉइड। ये इक्वेशनल डिवीजन है, एक तरह से ये माइटोसिस ही होता है। अगर आपको माइटोसिस मियोसिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी बेसिक्स की एक क्लास लगाऊंगी जिसमें आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, माइटोसिस, मियोसिस के सारे बेसिक्स सिखा सकती हो, ठीक है। तो ये भी हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 किया तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले, और मियोसिस 2 किया तो आपको n की 4 सेल्स मिली, और इन चारों सेल का नाम है स्पर्मेटिड। अभी तक स्पर्म नहीं बना है बेटा, अभी क्या बना है, स्पर्मेटिड। और तुम देखो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से तुम्हें कितने स्पर्मेटिड मिले, 4। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तुम्हें कितने स्पर्मेटिड मिले, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तुम्हें कितने स्पर्मेटिड मिले, 4। एक मियोसिस डिवीजन में एक सेल से 4 सेल मिलती है। वो मियोसिस डिवीजन किस में स्टार्ट हुआ है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो 4 सेल जो बनी है वो कौन सी बनी है, स्पर्मेटिड। और इन स्पर्मेटिड्स की प्लॉइडी क्या है, n, ठीक है। अभी तक स्पर्म नहीं बना है। अब इन स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होगा, इन स्पर्मेटिड्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगा, और ये अच्छा रूप लेने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद, अपना फंक्शन अडैप्ट करने के बाद अब स्पर्म बनेंगे, ठीक है। ये देखो, ये 4 सेल बन गई है। अब इन 4 सेल में क्या होगा बेटा, ये 4 सेल
डिफरेंशिएट कर जाएंगी, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके ये बनाएंगी स्पर्म। अब इन सेल में फ्लैजिला लग जाएगा, अब इन स्पर्मेटिड्स में फ्लैजिला फॉर्म हो जाएगा, और ऑफ कोर्स फ्लैजिला फॉर्म हुआ, इनका डिफरेंशिएशन हुआ है, जैसे ये एन थी वैसे ही एन रहेंगी, प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, और इन सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्म। अब फाइनली जाके स्पर्म बना है, और स्पर्म का दूसरा नाम बता दो फटाफट से, स्पर्मेटोजोआ। और इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी, इनकी प्लॉइडी रहेगी एन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे आपके लिए, कौन कौन सी सेल 2n है, कौन कौन सी n है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म मिलते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं। तो अगर पूछा कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड मिलेंगे, 1 से 4 मिलते हैं तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, 16 स्पर्म्स मिलेंगे। एक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म मिलेगा तो 16 स्पर्मेटिड से 16 स्पर्म्स मिलेंगे, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 स्पर्म मिलते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 2 स्पर्म मिलते हैं, तो 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 8 स्पर्म्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं इसमें। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा मियोसिस 1 किस में स्टार्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, मियोसिस 2 किस में स्टार्ट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। और उसके बाद ये वाली सेल्स क्या करती है, ये वाली सेल्स डिफरेंशिएशन करती हैं, ये वाली सेल्स स्पर्मेटिड्स क्या करती हैं, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके ये क्या बना लेती हैं, स्पर्म बना लेती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर तुम नोटिस करो तो हमने इसको थोड़ा सा हम साइड में शिफ्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि हम और चीजें इसमें लिख पाएं और एक ही पेज पे, एक ही स्लाइड पे आप ये सारा कुछ समझ पाओ, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक अपन ने क्या किया है, सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई किया है। दिस इज द फर्स्ट फेज विच इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। और ये मल्टीप्लिकेशन बताओ किससे हुआ होगा, ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है बेटा माइटोसिस से, माइटोटिक सेल डिवीजन से, यानी माइटोसिस से। तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में माइटोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है, और पहला फेज देखने को मिल रहा है मल्टीप्लिकेशन। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ है, सिर्फ सेल ने अपने आप को ग्रो किया है, ये दूसरा फेज होता है विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, इसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही है कि आप माइटोसिस या मियोसिस बताओगे, दिस इज ग्रोथ फेज। एंड बेटा यहां से लेकर ग्रोथ होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर पूरा यहां तक थर्ड फेज चल रहा है बेटा, दैट इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, और ये मैच्योरेशन में, इस मैच्योर होने में हुआ क्या है, इस मैच्योर होने में दूसरा डिवीजन स्टार्ट हुआ है, मियोसिस। मैच्योरेशन किससे होती है, मियोटिक सेल डिवीजन से, मियोसिस से। यानी कि आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस वाले पार्ट में। सबसे पहले आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमको पहला फेज देखने को मिलता है मल्टीप्लिकेशन, हमको दूसरा फेज देखने को मिलता है बेटा ग्रोथ, और फिर हमको तीसरा फेज देखने को मिलता है मैच्योरेशन, जब स्पर्म मैच्योर होके स्पर्म के फॉर्म में आता है कोई सेल, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो कि हमको इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 सेल डिविजन्स, both types of cell divisions can be seen। और ये 2 सेल डिविजन्स कौन सी हैं, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में माइटोसिस भी देखने को मिल रहा है, एंड आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मियोसिस भी देखने को मिल रहा है। माइटोसिस को आप माइटोटिक सेल डिवीजन कह सकते हो, और मियोसिस को आप मियोटिक सेल डिवीजन कह सकते हो। एंड यू कैन सी दैट माइटोसिस से क्या हुआ था, मल्टीप्लिकेशन, और मियोसिस से क्या हुआ है, मैच्योरेशन, और बीच में बस सेल ने ग्रो किया है, ठीक है। तो आप ये चीज ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब आओ, इतना आई होप आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म तक हमने बनाया, किसकी प्लॉइडी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन, माइटोसिस एंड मियोसिस, कितने सेल से कितनी सेल्स कौन सी वाली बनेंगी, मियोसिस 1 किस में स्टार्ट होता है, मियोसिस 1 के बाद क्या बनता है, मियोसिस 2 किस में स्टार्ट होता है, मियोसिस 2 के बाद क्या बनता है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होने के बाद स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो बेटा
यहां से लेकर पूरे यहां लास्ट स्पर्म बनने तक की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से कहां तक है? स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म बनना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि स्पर्म मदर सेल है, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में लगी हुई है। उस सेल से लेकर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनने को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो इससे एकदम मिलती जुलती है, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म होती है स्पर्मियोजेनेसिस। आपको पता है स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं? इतने को, यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बना, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला। उसमें ये जो लास्ट स्टेप होता है ना, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है और स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाता है, इसको कहते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। Spermiogenesis. Spermiogenesis is the differentiation of spermatid into sperm. Spermatid में फ्लैजिला नहीं था, स्पर्म में फ्लैजिला है। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड था, स्पर्म भी हैप्लॉइड है। स्पर्मेटिड भी 4 था, स्पर्म भी 4 है। बट स्पर्मेटिड ने जब फ्लैजिला लगा के अपने आप को डिफरेंशिएट करके स्पर्म बना लिया है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। सो यू कैन सेफली से दैट स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्टेप होता है स्पर्मियोजेनेसिस। सो वी कैन सेफली से दैट हमारे पास 2 टर्म है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस में ध्यान रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल जो कि कैसी है? डिप्लॉइड है, से लेकर स्पर्म बनना यानी स्पर्मेटोजोआ बनना जो कि हैप्लॉइड है। और दूसरी टर्म आती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस भी स्पर्म का ही बनना है, स्पर्म ही बनेगा, स्पर्मेटोजोआ ही बनेगा जो कि हैप्लॉइड ही है। बट किससे? स्पर्मेटिड से। स्पर्मेटिड जो कि अगेन कैसा था? हैप्लॉइड था। इससे यहां से स्पर्म बनने को हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। सो वी कैन नाउ सेफली से दैट स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, दैट स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नीट 2022 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2 क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस के ही स्टेटमेंट से रिलेटेड आए थे, ठीक है। So this is really important for you to remember the difference between the words which are similar in pronunciation, ठीक है। अब आते हैं इनकी स्पेलिंग के साथ, बेटा स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखेंगे इनकी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें हमने स्पर्म की फॉर्मेशन की है। थोड़ा सा और पढ़ना है। देखो ये स्पर्म बन गया, ठीक है, बन गया स्पर्म। स्पर्म बनने के बाद इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज हो जाता है। स्पर्म बनने के बाद ये देखो, ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर ऐसे बेटा रखे हुए थे लार्ज राउंड सेल्स यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज स्पर्म मदर सेल और यू कैन कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनिया। और याद करो एक और इसकी लाइनिंग में सेल कौन सी थी? एक और सेल थी बेटा ऐसे सर्टोली सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट थी? सर्टोली सेल, ठीक है। अब हुआ क्या, इन सेल्स ने, ये हो गई आपकी एक सेल, इसने डिवाइड करके बनाया बहुत सारी सेल, फिर इसने ग्रो करके बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसने बनाया बेटा स्पर्मेटिड और फिर स्पर्मेटिड से बन गए स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म कहाँ बने हैं? स्पर्म बने हैं बेटा इन द ल्यूमेन ऑफ seminiferous tubules, seminiferous
ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में बन गए स्पर्म। ये बनने के बाद अभी तक इनके फ्लैजिला में एक्टिविटी नहीं आएंगे। बेटा फ्लैजिला बन जरूर गया है बट फ्लैजिला अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है कि ये फ्लैजिलरी मूवमेंट कर लेंगे। फ्लैजिला में एक्टिविटी आएगी एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। अभी ये बन तो गए हैं बट अभी तक इनमें फ्लैजिलरी मूवमेंट नहीं आया। इनफैक्ट अभी तक ये डेवलपिंग फेज में, और बनने के बाद ये क्या करते हैं, बनने के बाद ये ऐसे अपना सर सर्टोली सेल के ऊपर लगा लेते हैं, अपना सर सर्टोली सेल के ऊपर लगा लेते हैं और सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो सबसे पहले बेटा स्पर्मियोजेनेसिस हो जाएगा, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन तो हो जाएगी। फॉर्मेशन होने के बाद ही तो इसका सर जाके लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद स्पर्म हेड्स गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल में अपना सर ले जाके लगा देंगे। द स्पर्म का जो हेड है, द स्पर्म हेड्स गेट्स एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स टू टेक न्यूट्रिशन, और ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेने लग जाएंगे। इसीलिए तो याद करो बेटा, ये जो सर्टोली सेल है, इस कलर से नहीं लिखती हूँ, जिस कलर से बनाया उससे लिख देती हूँ। ये जो सर्टोली सेल है, क्योंकि ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, इसीलिए तो हमने इसको नर्स सेल कहा था, क्योंकि इसका काम है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, स्पर्म का हेड इससे जाके चिपक गया और इससे न्यूट्रिशन ले रहा है। न्यूट्रिशन लेने के बाद जब ये और डेवलप हो जाएगा तो इसके बाद ये क्या करेगा बेटा, स्पर्म गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम दी सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से निकल के कहाँ जाएगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, एंड देन ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के चला जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी निकल के चला जाएगा। स्पर्म गेट्स रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल, अपना सर उसके ऊपर से हटाएगा, फिर उसके ल्यूमेन में आ जाएगा, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी निकलकर डक्ट्स में चला जाएगा, रीटे टेस्टिस में, वासा इफ्रेंशिया में, एपिडिडाइमिस में, वास डेफरेंस में, इजैकुलेटरी डक्ट में, एंड देन यूरेथ्रा में। तो स्पर्म गेट्स रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द एक्सेसरी डक्ट्स। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें जितनी भी डक्ट्स होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स में चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस वेयर स्पर्म गेट्स रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड गेट्स रिलीज्ड इन द एक्सेसरी डक्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। अब देखो सिमिलर वर्ड है ये भी, एक हो गया था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया था स्पर्मियोजेनेसिस, और ये एक और स्पर्म के लिए हमें क्या टर्म मिली है, स्पर्मिएशन। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड जाके इसके ऊपर लगता है और न्यूट्रिशन लेता है, फिर स्पर्म का हेड इससे जब निकल के डक्ट्स में स्पर्म चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। अब इनकी ना तीनों की डेफिनेशन आपको, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इन तीनों की डेफिनेशन आपको बाय हार्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन एज इट इज लर्न रखनी है। इफ एंड बट का भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अ एंड द का भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसके बाद स्पर्म की फॉर्मेशन हुई है, ये डक्ट सिस्टम में रिलीज हो गया है। तो सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर स्पर्मिएशन हुआ, फिर स्पर्मिएशन के बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन के बाद ये स्पर्म जाके एपिडिडाइमिस में वेट करेगा, एपिडिडाइमिस
डाइमिस में, और एपिडिडाइमिस में स्पर्म मैच्योर हो जाएगा। इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म को मैच्योरिटी मिलेगी, और स्पर्म मैच्योर होने के बाद यहाँ पर मोटाइल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर इसको मैच्योरिटी मिलेगी, इसको फ्लैजिलरी मूवमेंट मिलेगा। क्या मैच्योरिटी मिलेगी इसको? फ्लैजिलरी मूवमेंट मिलेगा यहाँ पर, जिसके बाद क्या होगा? ये मोटाइल हो जाएगा, और ये मोटाइल स्पर्म एपिडिडाइमिस में ही स्टोर भी होगा। ठीक है, स्टोर्ड रहेगा, स्टोर भी यहीं हो जाएगा। जब भी ये मोटाइल स्पर्म एपिडिडाइमिस से रिलीज होगा, और एपिडिडाइमिस से रिलीज होकर एक्सटीरियर में जाएगा थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, दिस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन। Ejaculation is the release of sperm from epididymis or from the duct system or from the accessory ducts. Ejaculation is the process of release of sperm from the accessory ducts or from the epididymis to the exterior of body through ejaculatory duct and through urethra. तो epididymis से sperm ejaculatory duct और urethra के थ्रू होते हुए जब भी बॉडी के एक्सटीरियर में आएगा, that is called as ejaculation. ठीक है, if this ejaculate is deposited inside the female reproductive tract, that is called as insemination. If this ejaculate is deposited inside the female reproductive tract, that is called as insemination. तो ये मैंने आपको सारी टर्म्स बता दी हैं, किसकी स्पर्म से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आपको एज इट इज डेफिनेशन एनसीईआरटी की याद रखनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ejaculation and insemination. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो इसका प्रोसेस था, जिसमें मेजरली आपको बहुत अच्छे से ये याद रखना है माइटोसिस, मियोसिस, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन और पूरी की पूरी प्रोसेस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा कि जो स्पर्म बना है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये जो फाइनली स्पर्म बन गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पर्म। नाउ यू ऑल नो दैट स्पर्म इज द मेल गैमीट और द मेल जर्म सेल। इस मेल गैमीट को ही हम स्पर्म कहते हैं, और इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी में मिलता है। एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर जरूर करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बट बायोलॉजी के स्टूडेंट अपना खुद का सुंदर सा स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, स्पर्म एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये सबको पता है ना। एक सेल बन गई है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। स्पर्म क्या है बेटा, एक सेल है, और ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है। कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है, मतलब इसके अंदर जो प्लॉइडी है वो क्या है, एन है ना, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये मियोसिस से बना है। स्पर्मेटोगोनिया 2n था और ये मियोसिस से n बन गया है स्पर्म। ठीक है, नाउ दिस स्पर्म इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्पर्म के बेटा 4 पार्ट्स होते हैं, इस एक सेल के 4 पार्ट्स है। सबसे पहला इसका हेड, ठीक है, दूसरा होता है बेटा इसके पास छोटी सी नेक होती है जो इसके हेड को और इसके नेक्स्ट पार्ट मिडिल पीस को कनेक्ट करती है। ठीक है, सो द थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस एंड द लास्ट पार्ट इज टेल, जिससे इसको मूवमेंट मिलती है। इसी टेल में बेटा फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है, यही टेल एक्चुअली फ्लैजिला ही है, इसी में फ्लैजिलरी मूवमेंट होता है। ये टेल क्या है, ये टेल फ्लैजिला ही है, और इसीलिए टेल से क्या होगा बेटा, फ्लैजिलरी मूवमेंट होगा, फ्लैजिलरी मूवमेंट होगा। ठीक है, अब इसके जो 4 पार्ट है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, इसी को बनाना है। देखो, सबसे पहले जो बेटा इसका हेड होता है, इस पे एक टोपी लगी होती है जिसको कहते हैं एक्रोसोम। हेड पर एक टोपी लगी हुई है, एक्रोसोम। ठीक है, तो सबसे पहले एक्रोसोम बनाते हैं, दिस इज द एक्रोसोम जो हम टोपी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद इसके हेड में ही होता है इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया हेड रीजन। ठीक है, हेड रीजन के बाद आता है बेटा ऐसे छोटी सी नेक आती है, और नेक के बाद ये आता है आपका मिडिल पीस, दिस इज द मिडिल पीस। और मिडिल पीस कनेक्टेड होता है किससे, ऐसे फ्लैजिला से, दिस इज द फ्लैजिला। ठीक है, अब हम सबसे पहले मेंशन कर लेते हैं मेन पार्ट्स इसके। यहां से लेकर यहां तक क्या है बेटा, हेड। ठीक है, ये छोटी सी गर्दन है, नेक। ठीक है, और फिर तीसरा पार्ट आता है इसका, थर्ड पार्ट, दैट इज
middle piece. This is middle piece. And the last part, the fourth part of the sperm is यहां से लेकर पूरा यहां तक क्या है बेटा, tail. ठीक है, तो 4 पार्ट हो गए जो हमने 4 मेंशन किए थे। फिर तुमने कुछ बोला कि ये जो हेड पार्ट है इस पे एक टोपी लगी होती है। देखो एक्रोसोम अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान रखना। एक्रोसोम्स हेड रीजन में ही जो टोपी लगी हुई है उसको कहते हैं दिस इज एक्रोसोम। दिस इज एक्रोसोम। आपको पता है बेटा ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से डिराइव होता है। किससे? गोल्गी बॉडी से। डायग्राम के आसपास में जितने भी याद करने की चीजें हैं सब लिख लेंगे, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप जब डायग्राम देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें उस डायग्राम की लेबलिंग से ही याद हो जाएंगी। आपको अलग से सारी चीजें पॉइंट बना के नहीं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, एक्रोसोम जो टोपी लगी हुई है वो हो गया, ये कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो हेड का बचा हुआ पोर्शन है इसी में रखा होता है बेटा न्यूक्लियस। इसी के अंदर ऐसे रखा हुआ है न्यूक्लियस। तो मेजरली हेड में न्यूक्लियस ही होता है, बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। देखो ये हेड रीजन जो है ना इसमें पूरा न्यूक्लियस भरा हुआ है। दिस is haploid nucleus in the head, यानी कि हेड में एक तो हो गया एक्रोसोम और दूसरा एन न्यूक्लियस भी कहां पर होता है बेटा? एन न्यूक्लियस भी हेड रीजन में ही होता है और बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? हेड। ये जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम के अंदर बेटा कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के प्रेजेंस में लाइटिक मतलब लाइसिस, तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? अभी करेंगे जब एग की फॉर्मेशन कर लेंगे तो एग से जब ये फ्यूज करेगा तो एग के बाहर की लेयर्स को तोड़ना होता है, उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हेल्प करते हैं। वो किसके अंदर रखे हुए हैं? एक्रोसोम के अंदर। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कहते हैं स्पर्म लाइसेंस। अरे क्या दिक्कत है? स्पर्म के अंदर जो लाइसेंस भरे हुए हैं, लाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, उनको स्पर्म लाइसेंस बोल दो। ठीक है, सो हेड के ऊपर रखा, हेड में एक पार्ट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में भरे हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एज स्पर्म लाइसेंस। जिनमें कौन कौन से नाम है ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज मिडिल पीस। मिडिल पीस से पहले एक छोटी सी गर्दन आती है पर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। गर्दन में बेटा रखा होता है सेंट्रियोल। ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल रखे हुए हैं कहां पर? नेक रीजन में। दोनों सेंट्रियोल कहां रखे हैं? नेक रीजन में। ठीक है, तो ये जो नेक रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक रीजन। Neck region contains 2 centrioles. Neck region contains 2 centrioles and both centrioles are perpendicular to each other. Both centrioles are perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और क्योंकि हम इसका ऐसे सेक्शन देख रहे हैं तो हुआ क्या, एक ऐसे है और एक ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब जब तुम ऐसे कट कर दोगे तो ऐसे जो रखा हुआ है वो तो बेटा बस डॉट डॉट ही दिखाई देगा ना। ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप ऐसे कट कर दोगे तो ये तो बस ऐसे डॉट ही दिखाई देगा ऐसे ऊपर, है ना। तो ये वाला ऐसे रखा हुआ है इसलिए ऐसे डॉट दिख रहा है और ये वाला ऐसे रखा हुआ है इसलिए ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला जो सेंट्रियोल है नेक रीजन में इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये वाला जो सेंट्रियोल है इसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल मतलब जो पास हो, डिस्टल मतलब जो दूर हो। यहाँ पर हमने नाम रख दिया है ऊपर वाले का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और इस नीचे वाले का डिस्टल सेंट्रियोल एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन। ठीक है, होता क्या है बेटा, एनसीईआरटी ने आपको लिख के नहीं दिया बट एनसीईआरटी में यहां पर भी एक सेंट्रियोल बना हुआ है। एक और सेंट्रियोल होता है जो एनसीईआरटी ने डायग्राम में बनाया है, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये एक और सेंट्रियोल है। दिस इज कॉल्ड एज रिंग सेंट्रियोल। दिस इज कॉल्ड एज रिंग सेंट्रियोल। तो ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल भले ही ना पढ़े, एक रिंग सेंट्रियोल बना जरूर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और सेंट्रियोल बना लेते हैं।
दिस इज रिंग सेंट्रियोल। बट अब आप इसको ये मत बोलना कि ये भी नेक रीजन में रखा है। बेटा ये कहाँ रखा है नेक रीजन में? ये तो मिडिल पार्ट के एंड में रखा हुआ है, टेल की स्टार्टिंग में रखा हुआ है। नेक रीजन में ये दोनों है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है बेटा, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ना, डिस्टल वाला, ध्यान देना सारे क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। डिस्टल सेंट्रियोल से ऐसे एक्सियल फिलामेंट निकलता है और यही एक्सियल फिलामेंट आगे जाकर टेल तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, किससे निकलता है बेटा? डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलेंगे? एक्सियल फिलामेंट। सो दिस इज एक्सियल फिलामेंट और इसी एक्सियल फिलामेंट को कहते हैं एक्सोनीम। क्या कहते हैं? एक्सोनीम और द एक्सियल फिलामेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, किससे निकलता है? डिस्टल सेंट्रियोल से। और यही है जो फ्लैजिला के अंदर भी जाता है और उसको पूरा उसके फ्लैजिला का कोर प्रोवाइड करता है। और बेटा ये जो फ्लैजिला होता है इसकी अरेंजमेंट क्या होगी? ऑफ कोर्स 9+2। कौन सी अरेंजमेंट होगी? 9+2। ठीक है, अब आते हैं मिडिल पीस में। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिडिल पीस के अंदर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ऐसे एक्सियल फिलामेंट के स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे 15 से 20 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, सो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। रिंग सेंट्रियोल आपके लिए अभी मेंशन कर दूंगी। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी जनरेट करना और एनर्जी प्रोवाइड करना। दिस इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। सो इट इज अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म। और माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ? मिडिल पीस में। यानी स्पर्म को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? मिडिल पीस से मिल रही है। एंड दैट इज वाई मिडिल पीस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। पावर हाउस ऑफ स्पर्म किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ स्पर्म सेल कहते हैं मिडिल पीस को, क्योंकि इसमें ही माइटोकॉन्ड्रिया हैं। कितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं बेटा? 25 to 30 इन नंबर। 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और कैसे अरेंज्ड हैं? स्पाइरली अरेंज्ड, स्पाइरल के फॉर्म में अरेंज्ड है ये। ठीक है, मैंने आपके यहाँ से रिंग सेंट्रियोल की जो लेबलिंग थी वो मिटा दी थी, वो लिख देती हूँ, रिंग सेंट्रियोल। दिस इज द रिंग सेंट्रियोल। ठीक है, अब देखो क्या हो गया? एक्रोसोम और हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हो गया हेड। फिर हो गया नेक। नेक में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स और एक रिंग सेंट्रियोल भी होता है जो नेक में नहीं होता। देन दिस इज द मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा डिस्टल वाले सेंट्रियोल ने एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम निकाला है। एंड दिस इज द टेल विच इज द फ्लैजिला, जिसके अंदर एक्सोनीम चल रहा है। टेल के अंदर एक्सोनीम चल रहा है। तो टेल का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो तुमको एक्सोनीम मिलेगा। किस अरेंजमेंट का? 9+2 अरेंजमेंट का। और बेटा अगर तुम मिडिल पीस के बीच से क्रॉस सेक्शन देखते हो, स्पर्म को यहां से काट के देखते हो, तो तुमको क्या क्या दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और 9+2 अरेंजमेंट। अगर तुम यहां से कट करोगे तो तुमको माइटोकॉन्ड्रिया 9+2 अरेंजमेंट दिखेगी। यहां बेस से कट करोगे तो तुमको रिंग सेंट्रियोल भी दिखेगा। यहां से ऊपर से कट करोगे तो तुमको सेंट्रियोल्स भी दिखेंगे। डिस्टल सेंट्रियोल ने एक्सियल फिलामेंट बनाया है। टेल में आपकी फ्लैजुलरी मूवमेंट होती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, गोल्गी बॉडी से आपका एक्रोसोम बनता है, ये आपको याद रखना है। और इसी चीज को एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लो। सबसे बाहर तो लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरी की पूरी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ये पूरी की पूरी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल के आ रही है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसमें ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? कोनिकल स्ट्रक्चर है। बाद में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे कि क्या ये कोनिकल स्ट्रक्चर स्पर्म को ऐसे पेनिट्रेट करता है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो एंजाइम्स भरे हुए हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, स्पर्म लाइसेंस है, वो उसको डिसॉल्व करते हैं, ऐसे पेनिट्रेट नहीं करते। इसलिए कोनिकल ने बनाया कि वो उसको पेनिट्रेट करे, इसलिए बनाया है ताकि उसमें से एंजाइम्स निकले और वो उसको डिसॉल्व करते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये देखो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, कौन सा क्रोमोसोम है इसके अंदर, एन, हेप्लॉइड, ये है न्यूक्लियस पूरा का पूरा आपका। उसके बाद यहाँ पे और क्या बना है, इसके बाद ये बनी है बेटा नेक, नेक में यहाँ पर एक एक्सियल फिलामेंट हमने पूरा का पूरा दिख रहा है, दिस इज द एक्सोनीम और द एक्सियल फिलामेंट विच इज प्रेजेंट इन द टेल एज वेल। तो टेल के अंदर आपको एक्सोनीम दिखाई देगा और इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2, ऐसे भी आपको फ्लैजिला की अरेंजमेंट पता है 9+2। और यहीं पर सेंट्रियोल्स होते हैं जो एनसीईआरटी ने बना के नहीं दिखाए, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑल माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। हमने बोला मिडिल पीस इज द पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या जनरेट करता है, एनर्जी, किसके लिए, प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्विमिंग, एनर्जी फॉर फ्लैजुलरी मूवमेंट। स्पर्म को फ्लैजुलरी मूवमेंट देके स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऊपर जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की साइट एम्पुला तक पहुंचाने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। So this is the structure of NCERT as well of sperm, ठीक है। एक चीज जो छोटी सी और आप याद रख सकते हैं बेटा, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ना, ये वाला जो ऊपर गर्दन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, आपको ये क्वेश्चंस में मिलेगा। ये ऊपर जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म के एंटर करने के बाद क्या करता है, ये स्पर्म अपना एनवेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी छोड़ देता है और अपना न्यूक्लियस एग सेल के अंदर पहुंचा देता है। तो एन कंटेंट एग सेल के अंदर पहुंच जाता है और उसका खुद का एन कंटेंट होता है जो फ्यूज कर जाते हैं, सिंगैमी होती है और डिप्लॉइड बन जाता है जाइगोट, ठीक है। ये जो उस टाइम पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ना, जाइगोट बनते ही पहला क्लीवेज होता है और एक सेल से 2 सेल बन जाती है, 2 सेल स्टेज बन जाती है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फर्स्ट क्लीवेज ऑफ जाइगोट। जाइगोट जब फर्स्ट क्लीवेज करके 2 सेल बनाता है, 2 सेल स्टेज बनाता है, तो उस फर्स्ट क्लीवेज में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे एज इट इज। और एक्सोनीम किसने बनाया बेटा, एक्सोनीम बनाया है डिस्टल सेंट्रियोल ने, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन और द बेसिक पार्ट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, देन वी हैव डन स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका पूरा ये चार्ट, then some different definitions and terminologies एंड देन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना डायग्राम बनाना जरूरी है, आपको एनसीईआरटी का डायग्राम देखना भी उतना ही जरूरी है और खुद का डायग्राम बनाना भी उतना ही जरूरी है। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ डायग्राम की ही लेबलिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना पसंद करते हैं ताकि एक जगह पर ही सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट आ जाए। आप वैसा भी कर सकते हैं इफ यू आर नॉट दैट काइंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक जगह पे हमको ज्यादा लिख के नहीं समझ आता, हमको नोट्स के फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ सिर्फ लेबलिंग करिए और फिर नीचे पॉइंटर बनाते जाइए। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ गोल्गी बॉडी, फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल्स, वन इज प्रॉक्सिमल, सेकंड इज डिस्टल। तो आप ऐसे इसको पॉइंट पॉइंट बना के पॉइंटर्स में तोड़ के नोट्स के फॉर्म में भी ला सकते हैं और यहाँ पे नहीं भी भर सकते, सिर्फ लेबलिंग करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपको स्कूल के एग्जाम्स में बनाने के लिए भी आता है और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं बिकॉज ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी का डायग्राम एंड दिस डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis, oogenesis के बाद ओवम का स्ट्रक्चर, सेम यही प्रोसेस जो फीमेल्स में होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी टॉपिक समझना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कोई भी बेसिक्स आपको सीखने हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी वीडियो जरूर बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।